नमस्कार साथियों, साहित्य विद केपीएस पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 34वां भाग। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा गोरे से, शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायाब दरोगा थे। वह सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल सुगठित शरीर, सिर पर केस था, हाथों में कड़े, पर सिगार से फरेज न करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था, कोड़ी की सी आंखें, फूले हुए गाल और ठिगना कद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा, छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कस लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा। इनमें से किसी को अप्रूवर बनना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी। हल्फ से कहता हूँ, सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा। उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, 1 हफ्ते की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दरोगा भी उसके साथ ही चले गए। दरोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दरोगा जी, लाइए कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को सुबह ही गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और सैयनत दोनों गलत बतलाई थी। देवीदीन खटिक जो नुक्कड़ पर रहता है, उसी के घर पर ठहरा हुआ है। ज़रा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दरोगा, वही है ना जिसको दोनों लड़के? सिपाही, जी है, वही है। इतने में रमानाथ भी दरोगा के सामने हाजिर किया गया। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा, यह इलाहाबाद का रमानाथ है? खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो। कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया, सब हाल सच सच कह दो, जो तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनसिपलिटी में नौकर था। हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपये जमा न कर सका। शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ न कह सका, नहीं तो इतने रुपये इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल न था। जब कुछ बस न चला तो वहाँ से भागकर यहाँ चला आया। इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दरोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है। क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं। दरोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? रमा झेंप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दरोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दरोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवीदीन, हुजूर को सलाम करने चला आया। इन बेचारों पर दया की नज़र रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दरोगा, बच्चा, सरकारी मुजरिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवीदीन, मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दरोगा, जानता है इन पर वारंट है, सरकारी रुपये गबन कराए हैं। देवीदीन, हुजूर, भूल चूक आदमी से ही हो जाती है, जवानी की उम्र है ही, खर्च हो गए होंगे। यह कहते हुए देवीदीन ने 5 गिन्नियाँ कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दरोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवीदीन, कुछ नहीं है, हुजूर को पान खाने को। दरोगा, रिश्वत देना चाहता है, क्यों? कहो तो इसी इल्ज़ाम में जेल भेज दूं? देवीदीन, भेज दीजिए सरकार, घरवाले लकड़ी कफन की फिक्र में
छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दरोगा, अबे इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियाँ लाकर सामने रखो। जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम है। देवीदीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है? यह गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दरोगा, बक बक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवीदीन, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल, बुढ़िया से मांग जाके। देवीदीन, कमाने वाला तो मैं ही हूँ हुजूर, लड़कों का हाल जानते ही हो, तन पेट काटकर कुछ रुपये जमा कर रखे थे, सो अभी सातों धाम किए चला आता हूँ, बहुत तंग हो गया हूँ। दरोगा, तो अपनी गिन्नियाँ उठा ले जा, इसे बाहर निकाल दो जी। देवीदीन, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ, धक्का कौन दिलवाएगा। दरोगा, इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख लें। देवीदीन के होंठ आवेश से कांप रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विहल हो गई हो। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया। मगर एक ही पल में फिर लौटा और दरोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत दीजिए। रमा अभी वहीं खड़ा था, उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा। बोला, दादा तुम हैरान न हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो। मेरे भी यहाँ होते तो इससे ज़्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। देवीदीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें करते हो भैया, जब रुपये पर आई तो देवीदीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपये तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ, अभी घर बेच दूँ तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊँगा। दरोगा जी, अभी भैया को हिरासत में न भेजो, मैं रुपये का इंतजाम थोड़ी देर में करके आता हूँ। देवीदीन चला गया तो दरोगा जी ने सहृदय से भरी स्वर में कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक है, तुमने इसे कौन सी घुंटी सुंघा दी। रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियाँ लावें। रमानाथ, अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहता, आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दारोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है। रामानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्दी पीस लूँ उतना ही अच्छा है। मैंने समझा था मैं पुलिस की नज़रों से बचकर रह सकता हूँ, अब मालूम हुआ यह बेकली है और 8 पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दारोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज के दराज से एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नर्मता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवीदीन के रुपये भी बच जाए और तुम्हारे ऊपर आंच भी ना आए तो कैसा रहेगा। रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब कोई है, मुझे तो आशा नहीं। दारोगा, अभी साईं के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ, आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी। दारोगा, नहीं बिल्कुल सच्ची, बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे, म्यूनसिपलिटी के पंजे से तो छूट ही जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे, यूँ अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा न होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफ़ा नुकसान खुद समझ लो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। दारोगा जी ने डकैती का वृतांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था, यह तो झूठी शहादत हुई। दारोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है, आप बेगुनाहों को न फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए, फिर झूठ कहाँ रहा। डाकियों के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते, बस और कोई बात नहीं है। यह मैं जानता हूँ कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई, अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनसिपलिटी अभियोग न चलाएगी।
और उसे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस की गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग न फंस जाएं। दारोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा? दरोगा, मजाल है म्यूनसिपैलिटी चूं कर सके। फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी ना। जब सरकार आपको मुआफ़ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफ़ीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ, और नौकरी? दारोगा, यह सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फ्री की जिरों के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दरोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब जीभ उड़ाई। इस आदमी का यूँ पता लगाया, इसकी सूरत देखते ही भाप गया कि यह मगरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया। बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद की म्यूनसिपैलिटी के रुपये गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और जहीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, हाँ आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफ़ीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार न होगा। कहीं इसे यह सुबह हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, यह तो होगा ही, गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दरोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू की। डिप्टी, क्या बोला? दरोगा, कहता है यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, यह कैसा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता। इसके नाम तो नहीं बदल लिया? दरोगा कहता है म्यूनसिपैलिटी में किसी ने रुपये गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है। आदमी बोलता है हम रुपया लेकर भागा, म्यूनसिपैलिटी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया। ये आदमी पागल तो नहीं है? दारोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी न मिलेगी। अच्छा, म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दारोगा ने फिर नंबर मिलाया। सवाल जवाब होने लगे। दारोगा, आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब, जी हाँ था। दारोगा, वह कुछ रुपये गबन करके भागा है? जवाब, नहीं, वह घर से भाग गया पर गबन नहीं किया है। क्या वह आपके यहाँ है? दारोगा, जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है कि मैंने रुपये गबन किए हैं। बात क्या है? जवाब, पुलिस तो लाल बुझक्कड़ है, ज़रा दिमाग लड़ाइए। दारोगा, यहाँ तो अक्ल काम ही नहीं करती। जवाब, यहीं क्या कहीं भी काम नहीं करती? सुनिए, रमानाथ ने मीज़ान लगाने में गलती की, डर कर भागा। बाद को मालूम हुआ कि तहवील में कोई कमी न थी। आई बात समझ में? डिप्टी, अब क्या करना होगा? खां साहब, चिड़िया हाथ से निकल गई। दारोगा, निकल कैसे जाएगी? हुजूर, रमानाथ से बात कही ही क्यों जाए, बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने न दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग जाएगा, कोई न कोई ज़रूर उसकी तलाश में आएगा। किसी को न आने दे, तहरीर में कोई बात न लाई जाए, ज़बानी इत्मीनान दिला दिया जाए, कह दिया जाए कमिश्नर साहब को मुआफ़ीनामा के लिए रिपोर्ट की गई है, इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो यह लोग सुपरिंटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे, उधर 1 घंटे में देवीदीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल से कहा, दरोगा जी तो साहब के पास गए हैं। देवीदीन ने घबराकर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवीदीन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। कह गया है कि 1 घंटे में रुपये लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र न हुआ। सरकार से 500 ही तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या, वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज दिया जाएगा। मुझसे भेंट भी ना होगी, बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। यह कहता हुआ देवीदीन वहीं ज़मीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दरोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊँगा, चाहे जेल ही जाना पड़े, फटकारूँगा ज़रूर, बुरी तरह फटकारूँगा।
आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत रंजीदा होंगे। कांस्टेबल, रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठ कर गए हैं। देवीदीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे, बेचारे रो रहे होंगे। मुंह से चाहे हंस ले, दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन को यहाँ बैठे 1 घंटा भी न हुआ कि सहसा जग्गो आ खड़ी हुई। देवीदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने लगे? भैया कहाँ हैं? देवीदीन ने दुखी होकर कहा, भैया को ले गए सुपरिटेंडेंट के पास, न जाने भेंट होगी या नहीं, या ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाएंगे। जग्गो, दरोगा जी भी बड़े वह हैं, कहाँ तो कहा था कि इतना लेंगे, अब लेकर चल दिए। देवीदीन, इसलिए तो बैठा हूँ, मैं तो 2-2 बातें कर लूँ। जग्गो, हाँ फटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं वह अपने बाप का क्या होगा। मैं तो खरी कहती हूँ, मेरा क्या करेंगे। देवीदीन, दुकान पर कौन है? जग्गो, बंद कराई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही है। चूल्हे में जाए वह तमाशा, उसी के टिकट लेने तो जाते थे, न घर से निकलते तो काहे की यह बला सिर पर पड़ती। देवीदीन, जो उधर से ही पराग भेज दिया तो? जग्गो, तो चिट्ठी तो आएगी ही, चलकर वहीं देखाएंगे। देवीदीन आंखों में आंसू भरकर, सजा हो जाएगी। जग्गो, रुपया जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपये ही तो लेगी। देवीदीन, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वह छोड़ थोड़ी ना दिया जाता है। जग्गो ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा, दारोगा जी। वह अभी बात भी पूरी न कर पाई थी कि दारोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर कर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा? आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आई? दारोगा जी ने विनोद करके कहा, कहो चौधारी रुपये लाए? देवीदीन, जब कह गया था कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी, चलिए अपने रुपये लीजिए। दारोगा, खोद कर निकाले होंगे। देवीदीन, आपके अकबाल से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपये चुका कर आता हूँ। यह तो इंस्पेक्टर साहब थे ना पहले इसी थाने में। दारोगा, तो भाई अपने रुपया ले जाकर उसी हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई है कि इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करके उसके बगल वाले कमरे में गए। देवीदीन ने दारोगा की बात सुनी तो भौहें तिरछी हो गई। बोला, दारोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ, मैं रुपया आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कौल पूरा करना पड़ेगा। कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दारोगा जी को बनना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा न माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, ऐसे शिकार रोज़ नहीं मिलते। कुल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दारोगा के हंसने पर देवीदीन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था? दारोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा तो नहीं रहता ना। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ उसी मुंह से तारीफ भी करता हूँ। देवीदीन तिनक्कर, यह मुझे मुड़वा डालिए। दारोगा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है, नियत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे न मुड़वाता था, अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवीदीन, हंसिए मत दारोगा जी, आप हंसते हैं और मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेल ही में क्यों न डाल दीजिए, लेकिन मैं कप्तान साहब से ज़रूर कह दूंगा। हूँ तो टके का आदमी, पर आपके अकबाल से बड़े अफसरों तक पहुँचे हैं। दारोगा, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवीदीन ने समझा कि धमकी कार वगैरह हुई। अकड़ कर बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपनी सी करेंगे ही ना। मेम साहब तो रोज़ दुकान पर आती ही हैं। दारोगा, कौन देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूँ कि घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवीदीन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी न रहेगी हुजूर। दारोगा, अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी 2-2 चोटें हो जाएं यहीं। देवीदीन, पछताओगे सरकार, कह देता हूँ पछताओगे। रमा आप जब्त न कर सका। अब तक वह देवीदीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कह कहा मारकर बोला, दादा
दरोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवीदीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की बात ही कहा। कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इसमें कोई न कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान के साथ कहा। और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवीदीन ने संशय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा? रमानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवीदीन की शंका शांत न हुई। बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, ज़रा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपयों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवीदीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100 रुपये रोज़ कमाए हैं और सब के सब उड़ा दिए। किस मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दारोगा ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा, वही डकैती वाला मुकाबला है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी न होता। देवीदीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो यह मुखबिर बन गए, यह बात है। इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें कहना पड़ेगा। भैया, मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूँ, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं न बनता, चाहे कोई लाख रुपया देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है कौन बेकसूर है। 2-4 अपराधियों के साथ 2-4 बेकसूर भी जरूरी होंगे। दारोगा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े हैं सब पक्के डाकू हैं। देवीदीन, यह तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दरोगा, हम तो बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो। देवीदीन, यह सब भुगते बैठा हूँ दारोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें, 1-2 साल का जेल ही तो होगा। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर चढ़ेगा। रमा ने भीरुता से कहा, मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज़ देख लिए, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवीदीन ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभाव को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट नहीं कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपये देता जाऊं? रमा ने खिसिया कर कहा, क्या ज़रूरत है दरोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवीदीन ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना जानता हूँ, इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूँ। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने न पाएगा, न ये अकेले आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूँ। यह कहता हुआ देवीदीन तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहाँ उसका दम घुट रहा हो। दरोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिर कर न देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गू ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं? देवीदीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आएंगे। जब अपने ही न अपने न हुए तो बेगाने ही हैं। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुन भुनाती हुई चल पड़ी। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।